हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस के सीरीज में हम दो जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर चुके हैं। पहला है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, है ना। इनको एक साथ ही किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी का कवर कर लिया है। ठीक है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है। तो ज्योग्राफी का पता है आपको, अच्छा वेटेज है ना। और ज्योग्राफी वो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जैसे सवाल आ नहीं रहे हैं अब बहुत डायनेमिक भी बना रहे हैं। पेपर वन में जो सवाल आ रहा है, तो मतलब हम देखेंगे कि कैसे ये टैकल कर रहे हैं, कैसे आंसर्स इंक्लूड कर रहे हैं उस डायनेमिक पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो किन की कॉपियां देखने वाले हैं हम। तो देखिए, आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी देखने वाले हैं। इनका मेंस में मार्क्स जो था वो 899 था, है ना। फिर देखने वाले हम सृष्टि डबास जी का। इनका मेंस में मार्क्स था 862, है ना। फिर मैत्रेय कुमार शुक्ला जी का। देखिए, हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का मार्क्स जो है पब्लिक नहीं मिल पाता, तो इनका भी मार्क्स जो है मुझे मिल नहीं पाया है। रैंक इनका 633 है, प्लस में कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेम कोड का आदित्य सर की जो कॉपी है ना, वो सेम कोड का मिल नहीं पा रहा था। तो फिर कंपैरिजन करने के लिए इनकी कॉपी बहुत अच्छी थी, ताकि हम समझ सकें कि कैसे जो है वो इतना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं और अच्छा रैंक ला रहे हैं, और कैसे हम उतना बेटर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। किन किन चीजों में लैग कर रहे हैं, कहाँ पे बेटर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा था कंपैरिजन करने के लिए इनकी कॉपी, है ना। फिर मनीषा धरवे जी की कॉपी डिस्कस करेंगे। इनकी कॉपी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ये काफी अच्छा आंसर लिखी हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है हिंदी के लिए, है ना। बस प्रेजेंटेशन मुझे लगता है थोड़ा और बेटर करती तो इनका रैंक और भी अच्छा हो सकता था। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, है ना। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं आंसर का कंपैरिजन, वो है मैत्रेय जी का और आदित्य जी का, है ना। मैत्रेय जी का भी देख लिया हम लोगों ने, 633 वगैरह कुछ रैंक है। आदित्य सर का जो है वो एक फर्स्ट रैंक है ना। पहले आईपीएस थे, फिर इनको आईएएस मिल गया, है ना। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है। चर्चा कीजिए कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवण क्यों है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के दौरान आने वाली कमी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सवाल ये कह रहा है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी जो है वो चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवण क्यों है, क्यों वहां पे ज्यादा चक्रवात आ रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके दौरान चक्रवात की घटना कम क्यों हो जाती है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो मैत्रेय जी ने आंसर कैसे लिखा है। ठीक है। मैत्रेय जी ने जो आंसर लिखा है, चक्रवात एक विशिष्ट प्राकृतिक घटना है जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पवनों के घूर्णनकारी आरोहण व अग्रगति को व्यक्त करता है, जैसे कि विपर्जय। तो इन्होंने चक्रवात का डेफिनेशन दे दिया और फिर एक उदाहरण दे दिया और बगल में मैप बना दिया, है ना। हालांकि जब हम एनालिसिस करेंगे ना, इसमें जब देखेंगे तो देखिए, ये जो मैप बनाया उन्होंने इंट्रोडक्शन के जस्ट बगल में बनाया है। ये बहुत अच्छा तरीका माना नहीं जाता है। इंट्रोडक्शन में आप पहले शुरुआत ही कर लीजिए, फिर उसके नीचे पे कोने में आप मैप बनाइए। फिर इनका मैप देखिए, इनसे इंफॉर्मेशन का अभाव है ना। आप इंडिया का मैप बना दिया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। यहीं पे देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने किया है, साइक्लोन का पाथ दिखा दिया है। ठीक है, जो आदित्य जी ने दिखाया है। फिर यहाँ पे अरेबियन सी में जो साइक्लोन डिफेक्ट हो रहा है, जो उसका मार्ग में परिवर्तन आ रहा है, वो दिखा दिया है। तो जब आप मैप बना रहे हैं ना, तो खाली मैप मत बनाइए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दीजिए। अगर चक्रवात के बारे में है तो कुछ थोड़ा दिखा दीजिए रूट के, हाँ इधर इधर चक्रवात है, ये ज्यादा रीजन इफेक्ट हो रहे हैं। एक उष्ण कटिबंधीय इधर जो पश्चिमी विक्षोभ वाले चक्रवात है वो भी, मतलब फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ मैप होना चाहिए, है ना। तो ये कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात के कारण, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा है ना पहला पार्ट में कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात क्यों होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, तापमान का ज्यादा होना, स्थल भाग से ज्यादा घिराव। ठीक है, तापमान वहां पे ज्यादा होता है। फिर छोटा होने के कारण स्थल तक पहुंचने की संभावना ज्यादा। अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है जो पॉइंट्स है इनके बहुत क्लियर नहीं है, बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं है। जबकि जो आदित्य सर है उन्होंने अच्छे से मेंशन किया इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, आप खुद पढ़िएगा, देखिएगा। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इनके पास पॉइंट्स की क्वालिटी नहीं थी, फिर भी इन्होंने पॉइंट्स बना बना करके लिखने की कोशिश करा, है ना। एक दो तीन चार करके बना दिया पॉइंट्स, ताकि एटलीस्ट पॉइंट्स तो बढ़े। तो आपको भी एग्जाम हॉल में करना है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिल रहे होंगे, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा पॉइंट्स। बहुत सारे आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे आपके पॉइंट्स जो है कम अच्छे होंगे, लेकिन आप उनको इंक्लूड करिए। क्वांटिटी का अपना एक वैल्यू है ना। तो क्वांटिटी के वैल्यू को हम कम नहीं आंक सकते, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए हमेशा। अब आते हैं दूसरा पार्ट कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण चक्रवातों में कमी। ठीक है, अरब सागर में कमी और बंगाल की खाड़ी में कमी। इन्होंने कोशिश तो अच्छी करी, लेकिन अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि देखिए ना, इनके पास कंटेंट नहीं था, तो डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं थी कि अरब सागर में कमी क्यों हो रही है
और बंगाल की खाड़ी में कमी क्यों हो रही है। आप सीधा बताइए ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान चक्रवातों में नॉर्मली कमी क्यों होती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए दोहराव भी हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे वर्षा ज्यादा कम ताप है ना, 35 डिग्री तक तापमान आवश्यक है, यही बात ये यहीं पे बता रहे हैं। तो ये तो दोहराव हो रहा है ना, एग्जामिनर चिढ़ेगा इस बात से, है ना, ये काम नहीं करना। यहाँ पे भी देखिए इनका दोहराव है ना, तो बचेंगे हम। और इसमें थोड़ी क्वालिटी पॉइंट्स भी बची हुई थी। तो अनलेस जब तक कि आपके पास कुछ नया डायमेंशन नहीं हो, नए कंटेंट नहीं हो, तब आप नए डायमेंशन इस तरीके से विभाजन करके नहीं बनाएंगे, है ना। अभी हम देखेंगे आदित्य सर की कॉपियों में, कॉपी जो आंसर है इनका, तो फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। फिर कंक्लूड कैसे किया है इन्होंने कि चक्रवात एक प्रमुख आपदा भी है ना, आपदा भी है, ठीक है। तो ठीक है, आपदा भी कह सकते थे आप, है ना, कि क्या फिर चुनौती है, तो वर्ड थोड़ा सा एरर था। जो भारत की 5700 किलोमीटर तट रेखा को प्रभावित करते हैं। तो अब जो चक्रवात से है ना, वो 7500 किलोमीटर से 5700 किलोमीटर सुवेद्य है, 7500 किलोमीटर पूरा तट है, उसमें 5700 किलोमीटर जो है वल्नरेबल है, तो वही बात उन्होंने लिखा है। अतः इनका समग्र अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। अब आते हैं हम आदित्य सर की कॉपियों में कि कैसे उन्होंने लिखा इसी क्वेश्चन को, सेम है ना। क्वेश्चन के 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, अब ठीक है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो है ही। 2 पार्ट पूछा है उन्होंने बेसिकली कि साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान साइक्लोन को हो क्या जाता है कि वो कम हो जाते हैं, है ना, ये बात पूछा था। तो स्टार्ट कैसे किया है इन्होंने कि इन द पास्ट 120 years only, है ना, 120 years only 14% cyclones have originated in the Arabian Sea and rest in the Bay of Bengal। तो बता रहे हैं कि 14% जो साइक्लोन है वो आए हैं अरेबियन सी में 120 साल में पिछले में, और जो बाकी आए हैं वो बे ऑफ बंगाल में। तो इन्होंने कंटेक्स्ट दे दिया, जैसे इन्होंने कहा है ना कि चर्चा कीजिएगा अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवण क्यों है, तो इसी को इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई आप सही बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही तरीका सही है, डेफिनेशन वाला भी सही है, या फिर जो ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया वो भी सही है, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा कंक्रीट लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है ना। तो इंट्रोडक्शन में तो कहीं पे ऐसे कुछ नहीं है कि कोई एज ले रहा हो। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखेंगे आप टर्म देखेंगे इनके, जैसे कि इमरजेंट कोस्ट, है ना, इमरजेंट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो कि ज्यादा धरातल प्रदान करता है ना, ज्यादा उथली सतह प्रदान करता है, और वहां पे क्या होता है हीट ज्यादा ट्रैप होता है, फिर उससे साइक्लोन आते हैं। तो इनके पॉइंट्स देखिए। फिर मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल, ये हालांकि इन्होंने ये भी लिखा है ना। फिर उन्होंने लिखा है कि है ना कि हाँ नदी जो है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा जाती है, इसके कारण से क्या है अब फ्रेश जो जल रहता है वो हीट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहता है, तो वो पॉइंट्स लिखे। मतलब यहाँ पे इनके पास पॉइंट्स की कमी थी, लेकिन ये अच्छे पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी देखिए प्रेजेंटेशन भी, है ना, हालांकि प्रेजेंटेशन इनके भी ठीक है, वर्ड जो है एक लाइन में ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेन का भी बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, इनके जो पेन है इनके जो पेन है ना, दोनों की विजिबिलिटी में अंतर आ जा रही है ना। इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है। तो मतलब आप जो है थोड़ा सा इस तरीके से जस्टिस कर सकते हैं आंसर्स के साथ, जहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या होगा कि बेसिकली आपके आंसर्स की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। कैसे वो आप आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद 10 इन्होंने फिर लिखा है कि जो बे ऑफ बंगाल में ये सारे चक्रवात आते हैं, उदाहरण भी दे दिया है, लेकिन साथ में इन्होंने काउंटर भी किया है ना। जैसे हम कह रहे थे ना कि बे ऑफ बंगाल में चक्रवात क्यों आते हैं, लेकिन इन्होंने ये बात भी कहा है कि बे ऑफ बंगाल में तो आते हैं, लेकिन अरेबियन सी में भी हाल में बढ़ गया है चक्रवात। ये बात पूछा नहीं है, लेकिन एक लाइन में बता दिया है ना। तो ऐसे आपको अप्रोच करने हैं, आपको पूरा डिटेल में नहीं बताना है जो चीज नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा तो उसको लिख दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो। जहाँ पे काउंटर करने का स्कोप बढ़ रहा है, जहाँ पे कुछ नए चेंजेस दिख रहे हैं, वहां पे लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, जस्ट फॉर नॉलेज जो आप है ना आपके पास है वो दिखाने के लिए। अभी एक और इनके आंसर्स दिखाऊंगा मैं, वहां से समझ में आएगा आपको कि कैसे जो है उन्होंने बस नॉलेज दिखाने के लिए वहां पे लिखा है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं था उस चीज का, है ना। अब आते हैं जो दूसरा पार्ट है, रीजन फॉर लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, कि साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो है कम साइक्लोन क्यों है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बांटा है ना, अरब सागर पे बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है वो कम क्यों रहे, यहाँ बांटने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको कारण बताते जाना था, और अच्छे कारण बताते हुए जाना था, है ना। जैसे कि स्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उस समय नहीं आता है, ठीक है। फिर मीडियन मीडियन जूलियन जो ऑसिलेशन होता है उसके ऊपर इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, है ना। तो बेसिकली जो अच्छे जैसे वर्टिकल विंड शियर, है ना, ऊर्ध्वाधर जो पवन होता है, वो उन्होंने चक्रवात के निर्माण के समय पे बताया था मैत्रेय जी ने, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जबकि यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था उनको, है ना, तो पॉइंट्स बढ़ता। तो कई बार ऐसा होगा ना कि पॉइंट्स आपके पास पहले से रहते हैं, लेकिन वो बेटर रिवीजन, बेटर इंटरलिंकेजेस के साथ उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने फिर कंक्लूड किया है एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन,
तो 2 टर्म इंक्लूड कर दिया, हालांकि उन्होंने जो है 7500 किलोमीटर 5700 किलोमीटर ये सब बातें छोड़ दी, तो कंक्लूजन तो मोरलेस लगभग ठीक है। तो बेसिकली हम जो सीख रहे हैं ना, वो ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स, देखिए कैसे रेलिवेंट पॉइंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जहां पे इन्फॉर्मेशन शो करने का मौका मिल रहा है वो भी शो कर रहे हैं, जो बेटर एग्जैक्ट टर्म है वो सब इंक्लूड कर रहे हैं आंसर्स में। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये मनीषा धरवे की कॉपी है इस तरफ, और दूसरी तरफ सृष्टि जी की, इनकी जो रैंक है वो 6 थी, है ना। मनीषा धरवे की 257, तो हम लोगों ने देखा ही है ना। अब प्रश्न क्या है कि विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए उनमें पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या पूछा है? एक तो विभिन्न प्रकार के मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक बताना है आपको। विभिन्न प्रकार के मरुस्थल होते हैं ना, एक शीत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल, है ना। तो उनके कारण बताना है, और साथ में जो भू आकृतियां निर्मित होती है, ठीक है, उनके विषय में बताना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे किया है वो देखते हैं कि मरुस्थल को शुष्क क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है जिसमें वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। सृष्टि जी का देखिए, है ना, डेजर्ट्स रेफर टू द डिग्रेडेड ड्राईलैंड्स एंड एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, ठीक है, वेयर प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण जो है वो एवापोरेशन वाष्पोत्सर्जन से कम होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, वर्षण कम होता है, एंड वाटर इज बिलो 25 सेंटीमीटर। दोनों ने लगभग सेम लिखा है ना, लगभग सेम बातें हैं, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा फार्मूला जैसा इंक्रीज कर समावेश कर दिया। आपको भी थोड़े ऐसे ही इनोवेशंस करने हैं छोटी छोटी चीजों में, जहां पे पॉसिबल हो सके, है ना। इस तरीके से कहीं पे फार्मूला प्रिपेयर कर दीजिए, वो आंसर्स में इम्पैक्ट ले करके आता ही आता है, एग्जामिनर को थोड़ा अचंभित करेगा ही करेगा। तो इस तरीके के प्रयोग जो है आपको करने चाहिए आंसर्स में, है ना। आप खुद से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जहां से टॉपर की कॉपियां देख रहे हैं वहां से कॉपी करते जाइए, फिर आपके वो हैबिट में आ जाएगा, आप खुद भी प्रयोग करने लग जाएंगे, है ना। अब आते हैं दूसरा पार्ट कि मरुस्थलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, उसके पहले मैप बनाया, सेम मैप बना रहे हैं, है ना। देख रहे हैं टॉपर्स के आंसर्स में एक तरीके की सिमिलरिटीज हैं, जो टॉप स्कोरर हैं उनके आंसर्स में एक तरीके की सिमिलरिटीज हैं, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को देख करके लिख रहे हैं। सेम डे का आंसर लिखा हुआ है ये, है ना, विजन के अभ्यास का आंसर है और सेम डे का लिखा हुआ है ना। दोनों एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन देखिए ना कि अप्रोच लगभग सेम मिल रही है। यहाँ इंट्रोडक्शन में सेम अप्रोच मिल रहा है, फिर यहाँ पे मैप में सेम अप्रोच मिल रहा है, ठीक है। हालांकि मैप में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक अंतर दिखेगा, जैसे मरुस्थल में शुष्क और उष्ण दोनों के बारे में बताना है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है ना, उसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पाया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको विभिन्न प्रकार के मरुस्थल बताने हैं, तो जैसे आर्कटिक डेजर्ट बताया है ना, तो इनको भी यहाँ पे बताना चाहिए था, लद्दाख वाला बता देना चाहिए था, आर्कटिक बता देना चाहिए था, या अंटार्कटिक बता देना चाहिए था। तो वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेकर के आता है आपके मैप या फिगर में। फिर ये देखिए इन्होंने बॉक्स में बंद किया है और प्लस में यहाँ फिगर लिख दिया कि मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे अभाव है, इसको भी बॉक्स में बंद करना चाहिए था और यहाँ पे लिखना चाहिए था। आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो फिगर रहता है या स्टैंडर्ड बुक्स में, वहां पे तो ऐसे ही रहता है ना, फिगर बॉक्स में बंद रहता है और वहां पे फिगर में लिखा रहता है नीचे कि चित्र किसके बारे में। कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में जो है आप फिगर बना भी देंगे, नामकरण भी कर देंगे, इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं जो बताया इन्होंने, ठीक है, शुष्क मरुस्थल के निर्माण हेतु कारक, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा का कम होना, अटाकामा मरुस्थल, है ना, कारण गिनाते जा रहे हैं वो, व्यापारिक पवनों के पश्चिमी भागों, ठीक है, ये सारे कारण, ठीक है। फिर उन्होंने शीत मरुस्थल के बारे में बताया, देख रहे सारे पार्ट एड्रेस कर रहे हैं अच्छे से। उष्ण मरुस्थल के बारे में बता दिया कि कैसे बन रहे हैं, शीत मरुस्थल के बारे में बता दिया, कारण बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण, है ना, यहाँ पे उदाहरण ये आपको भी इंक्लूड करना है आंसर में, ठीक है। ऐसे ही तभी नंबर आ पाएंगे अच्छे से। फिर प्रमुख भू आकृतियों, इसको भी अलग से बताया है और पॉइंट्स फॉर्मेट में बता रहे हैं, जैसे कि बालुकाश्म खंड, पवनों द्वारा बलुओं व रेतों को बारीक रूप से तोड़ दिया जाता है ना। बरखान का चित्र बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और भी जो दूसरे हैं बालू के टिब्बे, इसके भी चित्र बनाने की कोशिश करी, परफेक्ट चित्र नहीं है, बरखान का भी चित्र परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश तो किया है, कभी उसी चीज के तो रिवार्ड होते हैं नंबर, है ना। और इस तरीके के चित्र जो है ना थोड़ा सा पहले से हैबिट कर लेंगे बनाने का, तो आपके भी अच्छे बनने लग जाएंगे। तो पहले से थोड़ा प्रयास करके रखिए, पहले से ज्योग्राफी के 3 से 4 पेजेज में जो है, या ज्यादा से ज्यादा 10-12 पेज आएगा, जो की टर्म्स वगैरह है, जो डायग्राम्स वगैरह है एनसीईआरटी के, सारे कुछ उसी में आ जाएंगे। टॉपिक वाइज करके रखिए और फिर उनको इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। फिर कैसे कंक्लूड किया इन्होंने कि मरुस्थलों के निर्माण में, है ना, निर्माण में प्राकृतिक और मानवीय कारकों की भूमिका होती है, किंतु जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी दर बढ़ गई है, अतः सतत विकास लक्ष्य 13 के तहत धरातल की सुरक्षा प्रासंगिक है। तो देख रहे इसको करंट से भी जोड़ दिया, वे फॉरवर्ड से भी जोड़ दिया,
है ना। तो सेम आपको भी ऐसे ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब आप कंक्लूड करेंगे तो जहां से जुड़ सकता है आगे की चीजों से, वहां से जुड़ना चाहिए, है ना। आप यूएनसीसीडी से भी जोड़ सकते थे इस आंसर को। ठीक है, अब इनके आंसर्स में आते हैं ना, सृष्टि जी का। तो सृष्टि जी के आंसर्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिगर भी देख लिया था। अब आते हैं फैक्टर्स, फैक्टर बिहाइंड डेजर्ट फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर से आपको थोड़ा सा सीखना क्या है, टाइम बचाना। जैसे इन्होंने लिखा है शुष्क मरुस्थल के निर्माण हेतु, फिर वो आगे लिखेंगे शीत मरुस्थल के निर्माण हेतु। इससे बढ़िया कि पहले लिख दीजिए ना मरुस्थल के निर्माण हेतु कारक, और फिर नीचे सब हेडिंग बना दीजिए उष्ण मरुस्थल। तो आपके क्या है, दो चार वर्ड तो कम से कम बचेंगे। ये तरीका होता है, एक दो वर्ड करके आपको लग रहा है कि एक दो आंसर्स में बचेगा, कितना बच जाएगा, है ना। एक आंसर्स में अगर आप 5 वर्ड 7 वर्ड भी इस तरीके से बचा ले रहे हैं, आप समझिए कि 20 आंसर है आपके पास, 100 110 वर्ड बचा रहे हैं आप कम से कम, है ना। और 100 110 वर्ड में तो एक आंसर ही हो जाता है। ठीक है, तो इनने फिर सब जो हॉट डेजर्ट्स है उसके कारण बताए हैं। हालांकि देखेंगे इनके जो कंटेंट है ना, उससे अच्छा तो हिंदी वाला ज्यादा मतलब थोड़ा प्रभावी कंटेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह सब जगह पे कोट किया है, तो वो नंबर उनका बढ़ाया है। प्लस में फिगर जो है, फिगर उनके जो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव रहे, है ना। और फिगर जो मतलब इनको आता था, जो रेलिवेंट जहाँ पे जोड़ सकते थे, वो भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। जैसे यहीं पे देखिए ना, पर्वता उन्मुखी या पर्वता विमुखी हम लोग ढाल पढ़ते हैं ना, जिसके कारण से मरुस्थल क्रिएट होता है, वो देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इंटरलिंकेजेस किया, वहां से जोड़ करके यहाँ पे लेकर के आया, एक छोटा सा फिगर बस ड्रॉ कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि बिल्कुल समझिए कि यहाँ से यहाँ तक में इसी फिगर को बनाएंगे। क्या जरूरत है भाई इतने बड़े फिगर की बनाने की, है ना, जब इतने बड़े फिगर में ही काम चल जा रहा है ना। तो एक जो चित्र कहते हैं वो 1000 वर्ड एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि 1000 वर्ड को डिस्प्लेस करने के लिए ये चित्र बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। जो चित्र जो है बेसिकली यूपीएससी में देखेंगे बहुत छोटे छोटे डायग्राम्स के थ्रू ही बनाना चाहिए, इसीलिए माइक्रो डायग्राम कहा गया है इनको, है ना, प्रिपरेशन में आजकल। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम्स इंक्लूड करिए। ठीक है, अब आते हैं आगे इनके आंसर्स में कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, अब इन्होंने बरखान, अब जैसे इनके पास कंटेंट कम है, लेकिन देखिए ना स्पेस को कैसे मैनेज किया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा खाली जगह दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी खाली दिख रहा है। ये किस लिए दिख रहा है, क्योंकि इनके पास स्पेस कम है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो पेज है पूरा भरा हुआ नजर आना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ तक लास्ट तक पूरा लाइन गया है। तो ये रणनीति आपको आनी चाहिए। इन्होंने जितना वर्ड लिखा है ना इस पेज में, आप दावे के साथ काउंट कर लीजिएगा, इनके पेज में जो वर्ड है वो ज्यादा होगा, लेकिन स्पेस अच्छे से मैनेज किया इन्होंने, है ना। एग्जामिनर को वो गया होगा इंप्रेशन की इन्होंने जो है स्पेस पूरा अच्छे से भरा है। ये देखिए बरखान का चित्र इन्होंने भी बनाया, इन्होंने बनाया, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी सी इन चीजों को लेकर के, तो आप और भी बेटर कर पाएंगे, है ना। देखिए ना कि कितने कम कम स्पेस दे रहे हैं, 3 वर्ड 4 वर्ड, फिर दूसरी लाइन में एक ही वर्ड लिखा है, फिर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 4 वर्ड, फिर नीचे 3 वर्ड। तो ये सब तरीके आने चाहिए आपको आंसर्स को लिखने के लिए। अब आते हैं, अब जैसे देखिए इन दोनों का तो कंपैरिजन कर लिया, एक आदित्य सर की मुझे लगे कि एक अलग से आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके, तो डिस्कस करना बनता था। तो एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, वो है कि पर्वत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो जलवायु परिवर्तन अन्य मानव निर्मित व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण सहित समझाइए, साथ ही उनके संधारणीय प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलों को भी रेखांकित कीजिए। देख रहे हैं जो ये क्वेश्चंस जो था उसमें ऐसे अंडरलाइन किया, कीवर्ड जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी कम कर रहे हैं, मैंने बताया था ना कि 2 पेज का क्वेश्चन अलग से मिलता है, तो उसमें ज्यादा करते हैं लोग, ताकि अलग अलग पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसमें ये कह रहा है कि पर्वत जो है नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है, जो जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब एक तो ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है खुद ही, प्लस में जलवायु परिवर्तन भी इनको प्रभावित कर रहा है, और मानव जनित व्यवधान भी। ठीक है, उदाहरण से आपको बताना है ये दोनों बातें। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उनके संधारणीय प्रबंधन के लिए क्या एफर्ट्स किया गया है वो आपको बताना है। तो देखते हैं हमें ना इन्होंने कैसे लिखा है आगे। तो स्टार्ट कैसे किया है, द रिसेंट जोशीमठ एंड हॉरर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इन्होंने क्या है, कंटेक्स्ट से शुरू किया है कि जोशीमठ में जो हाल फिलहाल में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, वो दिखाता है कि माउंटेन इकोसिस्टम जो है बहुत वल्नरेबल है। तो एक बात हम क्या समझे कि करंट ओरिएंटेड जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, वहां पे हम कंटेक्स्ट से शुरू कर सकते हैं, है ना। कंटेक्स्ट जो है वो वहां पे थोड़े स्पेसिफिक उदाहरण के साथ होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जोशीमठ दिया है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, और इन्होंने अंडरलाइन भी किया उस चीज को। आप अंडरलाइन क्यों नहीं करते हैं, मतलब अगर कुछ उदाहरण है इस तरीके से तो अंडरलाइन करिए ना, इन सारी चीजों के नंबर मिलते हैं। फिर है आगे बताया कि वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज में देखिए इन्होंने क्या अप्रोच बनाया है
कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सबका उदाहरण देते गए हैं वो, है ना। और जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं कि मोर रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वेदर एक्सट्रीम्स, आईपीसीसी रिपोर्ट 2023 में हिमाचल फ्लड्स। ठीक है, देखिए ये पॉइंटन से बहुत लिंक भी नहीं हुआ शुरुआत वाला पॉइंट्स तो, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने लिखा और उसको मतलब हाईलाइट भी किया उस चीज को, है ना, माउंटेन इकोसिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जो लिंक नहीं होंगे, तब भी उसके मार्क्स रिवार्ड होते हैं, है ना। फिर जो है ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, चामोली जो डिजास्टर हुआ था उसका लिंक किया है, तो हर पॉइंट्स में वो जो है उदाहरण देते जा रहे हैं और टर्म्स को, जो की टर्म्स को हाईलाइट करते जा रहे हैं, जैसे कि बादल फटने की घटना को हाईलाइट कर दिया, है ना। भूस्खलन को देख रहे हैं, बॉक्स में बंद कर दिया। अब क्या भूस्खलन ऐसे कोई बिल्कुल अजीबोगरीब टर्म थोड़ी है, एकदम बिल्कुल नया टर्म थोड़ी है, एकदम भारी भरकम टर्म थोड़ी है, ठीक है, उसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने आंसर्स की, है ना। सेम अप्रोच रखना पड़ेगा आपको, आप अगर नंबर ज्यादा लाना है तो, है ना। आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में इतनी सारी कॉपियां जा रही है, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे विजिबिलिटी अपने आंसर्स की तो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर शिमला लैंडस्लाइड का यहाँ पे डिस्कस कर दिया, है ना। मतलब ऐसे ही करके देखें, आप खुद से पढ़िए थोड़ा सा, मैं तो बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ पैटर्न उनके आंसर्स राइटिंग में। फिर जो है वनरेबल टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन से कैसे इफेक्ट हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे विक्रम जो शाश्वत पैनल है उसका जिक्र किया है ना। किन्नौर लैंडस्लाइड जहाँ पे हो रहा है, टूरिज्म, है ना। फैक्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 28% ऑफ ऑल फॉलिंग रॉक्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, है ना। मतलब जो हिमालयन क्षेत्र में जो रॉक गिर रहे हैं वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। आप कहेंगे सर ये सब फैक्ट्स कहाँ लाएंगे, न्यूज़पेपर में रहता है, आप नोट करके रखिए इन छोटे छोटे फैक्ट्स को। ये बहुत बहुत हैंडी आएंगे आपको, है ना, जब आंसर्स में अपना बेसिकली नंबर बढ़ाना चाहेंगे तो। देखना टर्म्स वगैरह, कटिंग ऑफ स्लोप्स, आप इनके हिंदी टर्म्स नोट करके रखिए, या फिर सीधा इस तरीके से लिख कर लिखेंगे आप कटिंग ऑफ स्लोप्स, है ना। बहाना बनाने का टाइम नहीं है, आप उपाय देखिए कि कैसे आप एफर्ट्स कर सकते हैं। बहाना बनाते रह जाएंगे तो सिलेक्शन कोई और लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें जो है बहाना नहीं बनाना है, हमें काम करना है। अब आते हैं कि इन दिस लाइट फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन। अब इन्होंने बताया कि आगे जो है क्या क्या उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोटेड, ठीक, आई आई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आईएसए जो असेसमेंट है वो, विक्रम गौर पैनल के बारे में जो उन्होंने पहले भी बताया है ना, वहां पे। फिर प्लान डेवलपमेंट, जैसे कि अमरनाथ यात्रा के बारे में बताया उन्होंने कि अमरनाथ यात्रा में जो है, अमरनाथ यात्रा में तो यही होता है ना कि वहां पे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो कैप है, एक सीमित टूरिस्ट जाते हैं, तो उसके बारे में बताया है। ठीक है, जियो टेक्सटाइल्स जो हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मल्टीपल जगह पे कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, वो इन्होंने यहाँ पे लिंक किया है। ठीक है, चार धाम जो रोड बना है ना, जहाँ पे कम से कम डैमेज करने की कोशिश की गई है माउंटेन इकोसिस्टम को, उसके बारे में बताया है। हालांकि देखिए ये बारे इसके बारे में नहीं पूछा गया था, है ना, कि क्या और करना चाहिए। उन्होंने बस पूछा था कि रेखांकित करिए क्या क्या उपाय लिए किए गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया ये बात कि और क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ओवर प्लॉटिंग कम हो, इंक्रीज टूरिस्ट टैक्स, तो देखिए अब ये सब टर्म आपको, पर्यटक टैक्स बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये सब टर्म आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा था ना कि कई सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको बस दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा, ये उसी का एक हिस्सा है। फिर ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स में इन्होंने बंद किया है, ये नेशनल सिक्योरिटी टैक्स टेक्स प्रेसिडेंस टू चेक चाइना इन रोड्स, है ना, चाइनीज इन रोड्स। इसका कहने का मतलब है कि मतलब इतना सारा एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन एफर्ट्स के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, क्योंकि चाइना जो है फॉर्मेडेबल चैलेंज लेकर के आया है हिमालयन रीजन में। अब इस बात का कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं है ना, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंक्लूड किया है कि थोड़ा सा रेलिवेंस है बेसिकली, है ना कहीं से लिंक हो रहा है, और उसको बॉक्स में बंद कर दिया है। ये क्या है, बेसिकली नॉलेज तो शो कर रहे हैं वो एग्जामिनर को कि हाँ मुझे पता है ये सारी बातें भी, वो इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं अपने नॉलेज से। तो कोशिश करिए आप भी कहीं कहीं ऐसे छोटे बॉक्स वगैरह बंद करके। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो, है ना। और फिर कंक्लूड कैसे किया है, तो दिस वुड इंश्योर सस्टेनेबल हिमालय फॉर रिजिलेंट इंडिया, है ना। तो प्रतिस्थाई जो भारत है उसके लिए सस्टेनेबल हिमालय जो है ऊपर के एफर्ट्स मतलब सुनिश्चित करेंगे। तो होपफुली जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने हैं हमें, कैसे डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करना है, कैसे मोर एंड मोर जो है वैल्यू एडेड टर्म्स वगैरह इंक्लूड करना है ना, कैसे स्पेस मैनेज करना है ना, कैसे जो मैप है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रखना है, बस केवल मैप नहीं बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप, और कंपेयर करते रहिए इनके आंसर से, है ना, ताकि आप जो है समझ पाए कि आपको करना क्या है और कैसे इंप्रूव करना है। तब तक धन्यवाद, अगले सेशन में हम कोई दूसरा करेंगे डिस्कस।